फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंधी। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे PYQ। ओके, जो कि सेशन क्या है 22-26 का है, 23 में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, ये हमारा पेपर कौन सा है? ह्यूमन राइट। ठीक है, MDC पेपर। ओके, और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है भाई? रांची यूनिवर्सिटी का तो क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ आपका यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी उसके लिए भी है। सर पीछे इसका क्लास करवा चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसे देख ले। चलिए अब हम लोग यहाँ का PYQ को डिस्कस करते हैं 1 by 1। ओके, चलिए चलिए तो ग्रुप ए में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया हुआ, इसका आंसर करना है। 5 क्वेश्चन है टोटल। तो पहला है हमारा ए में है UNO एडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को UNO ने अपनाया। तो क्या है? बिल्कुल अपनाया। ये क्या होगा? सही होगा। कैसे सही होगा भाई? जैसे अगर इसके आपका पीछे का स्टोरी अगर पता होगा तो जब World War II हुआ उसके बाद देखा गया कि इतना मतलब क्रूरता और कैसे मानव अधिकारों का हनन हुआ, तब क्या लगा कि ग्लोबल स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें क्या हो सके, जो बुनियादी मानव अधिकार है उसका क्या हो सके, रक्षा हो सके। ठीक है, तब इसी UNO ने क्या किया था? 10 दिसंबर को सभा में इसका ये किया था। ठीक है, तभी से हमारा इसमें ह्यूमन राइट डे इसी के दिन हमारा 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, 10 दिसंबर 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में। ओके, बी में देखिए। और हाँ, अगर इसमें अगर पूछेगा कि कुल कितने अनुच्छेद है तो इसमें कुल 30 अनुच्छेद है। ओके, चलिए UDHR में। बी में देखिए, द ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या होता है भाई? लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, उसको बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ओके, सी में है हमारा, व्हेन वाज द NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ है आपको ये याद होना चाहिए। 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। और किसके तहत हुआ भाई? तो ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट 1993। ठीक है, ये सब भी पूछ सकता है क्योंकि ये PY की है तो इससे रिलेटेड आएगा। क्यों आया था भाई और क्या है ये? तो एक स्वतंत्र संस्था है जो लोगों के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करते हैं कि नहीं। चलिए डी में देखिए, है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ई में हमारा, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किए नहीं जा सकते हैं? तो कौन सा नहीं किया जा सकता है भाई? आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों क्या हो सकते हैं? इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 में क्या है कि अगर किसी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, वो क्या है? आर्टिकल 20 में है। ठीक है, दोष सिद्धि का। और आर्टिकल 21 में क्या है हमारा? क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि बिना कोई प्रॉपर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बगैर किसी की भी आज़ादी को नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के अगर इमरजेंसी भी रहा तो भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ओके, 2 में देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट। ये आपको क्या 5 नंबर का आपको लिखना है। तो इसका चलिए हम लोग नीचे पढ़ेंगे। राइट एन एसे ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें आपको एनी 4 करना है। तो चलिए पहले उसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये आंसर हम लोग को देखना है कि मानव अधिकारों का क्या महत्व है। अगर ये आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो आप अपने बेसिक से आप इसको
लिख सकते हैं, ठीक है। तो मानवाधिकार व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे नहीं कि कोई आपको ढेला मार के चल जाएगा, या आप कहीं सामान नहीं ले सकते, या आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, ठीक है। तो ये क्या है, एक सम्मानपूर्व जीवन जीने के लिए हमारे जो बेसिक ह्यूमन राइट है वो बहुत फंडामेंटल है, वो बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वे व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हैं। इसी के कारण आज हम लोग बचे हुए हैं। नहीं तो जो बड़े जाति के लोग हो सकता है हम लोग को कुचल के चल जाते हैं कि नहीं। तो इन्हीं सब कारणों से हम लोग क्या है, बचे हुए हैं। मानवाधिकार समाज में भेदभाव, शोषण और अन्याय को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। और सभी को समान अवसर प्रदान करते हैं, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। तो वही है। उसके बाद देखिए, मानवाधिकार लोकतंत्र को मजबूत करते हैं क्योंकि वे नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। जब हम लोग को अपना राइट्स पता होता है तो हमें क्या, हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं, ये क्या हमारा राइट है। इससे हम क्या होते हैं, हम अपने अंदर भी हमारा जागरूकता आती है भाई कि क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। इसके अलावा मानवाधिकार सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। आर्थिक और सामाजिक विकास को क्या देगा भाई, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सबको ये करना है, तो वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि पूरा माफिया, वो सब खैर बात का बात हो गया। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो ये कि हमारे जो अधिकार है उनके ये से हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए। फिर है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों पर निबंध लिखिए। राइट ऐसे ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ओके, ये हमारा कहाँ पे वर्णित है, तो हमारा जो संविधान है उसके भाग 4 में है। पहला पॉइंट, जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देता है। और ये हमारे राज्य को क्या करता है, सोशल और इकोनॉमिकल न्याय स्थापित करने का डायरेक्शन देता है, मार्गदर्शन देता है। यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, लेकिन ये शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं। इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सबसे तो पहला मेन मोटो क्या है भाई, तो एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना जहाँ सभी नागरिकों को क्या मिले, समान अवसर मिले, न्याय मिले, ठीक है। यह सिद्धांत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में राज्य को नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नीतियाँ मतलब जो डिफरेंट स्कीम हम लोग को मिलता है अभी, क्या हमारा मैया योजना सब मिल रहा है, तो ये सब क्या है, एक है रोजगार नहीं, समाज का ये के लिए, ठीक है, भला के लिए दे रहा है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत समाज में असमानता को कम करने, कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायक होते हैं। इसका और भी क्या है भाई, सबसे पहला तो ये संविधान के भाग 4 में है। ये समाज के एक कल्याणकारी समाज का क्या करता है, स्थापना करने में मदद करता है। लोगों को क्या बोलते हैं, इक्वल को बराबर समान अवसर देता है। उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे कि समाज में असमानता को कम करता है, जो कमजोर वर्ग है उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। यह संविधान के मूल उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, अंततः क्या है भाई, तो नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। जो ये हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये क्या है, लोकतंत्र की आत्मा बताया गया। तो ये लाइन आप पहले भी लिख सकते हैं। जो राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सभी नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। ओके, अब पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मानवाधिकार का क्या अर्थ है। आखिर ह्यूमन राइट, मानवाधिकार का अर्थ क्या है, जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है, ये है, वो है, तो ये आखिर एक्चुअल में क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये हमको यहाँ पे लिखना है। देखिए, तो मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार क्या है भाई, कोई जानवर वगैरह को नहीं प्राप्त है, किसको प्राप्त है, हम मनुष्य को। अगर वो अगर मानव है, तो उसको ये सारा क्या होगा, अधिकार उसको मिलना चाहिए।
ये अधिकार जन्मजात होते हैं, ठीक है। ये अधिकार हमें क्या जन्मजात से ही मिल जाते हैं और व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा की रक्षा करते हैं। ये जो हमारे जो सारे बने हुए अधिकार बने हुए हैं वो हमारा क्या करते हैं, रक्षा करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, है कि नहीं। आपको कोई गोली मार के चल गया तो आपके लिए क्या न्याय ही आपके लिए होगा कि नहीं। कौन देगा, आप खुद जाइएगा गोली मारने, नहीं। तो इसके लिए हम किस पे भरोसा करेंगे, कानून पे भरोसा करेंगे, देश के, ठीक है। आगे देखिए, मानव अधिकार किसी राज्य द्वारा किए गए अधिकार नहीं होते बल्कि ये प्राकृतिक और सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। ये सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करे। इसका सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई, क्या इसका उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को क्या सम्मानपूर्वक, रिस्पेक्ट के साथ और इक्वल, ठीक है, अवसर भी मिले। यह अधिकार व्यक्ति के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक के लिए आवश्यक है। और ये सिर्फ केवल आपके शरीर के लिए नहीं, मानसिक के लिए नहीं, बल्कि ये समाज के लिए और ये हमारे देश के आर्थिक स्थिति के लिए भी, सबके लिए क्या है, ह्यूमन राइट्स इम्पॉर्टेंट है। मानव अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी है, जिसका अर्थ है कि ये अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब क्या है भाई, यूनिवर्सल, जो हर एक को क्या होगा, प्राप्त होगा। वो गोरा होगा, काला होगा, ऊंचा होगा, नीचा होगा, हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को क्या होगा, प्राप्त होगा बिना भेदभाव का। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है अविभाज्यता। क्या है भाई इसकी, अब अविभाज्यता, अविभाज्यता का मतलब इंडिविजुअलिटी का मतलब, जिसका अर्थ सभी अधिकार आपस में जुड़े हैं, उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। सॉरी, इनडिविजिबिलिटी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा हम बांट नहीं सकते। ये क्या है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, ओके। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार अपरिहार्य होते हैं। अपरिहार्य होते हैं इसका मतलब क्या होता है भाई, इन्हें छीना नहीं जा सकता। इसे क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार दिया है तो हमें छीन भी लेगा, इसको क्या कर सकते हैं, छीना नहीं जा सकता। ये हमारा जन्मजात अधिकार होता है किसी भी मनुष्य का। यह अधिकार व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग होते हैं और ये क्या एक अंग के बराबर मान रहा है। जैसे हमारा हाथ हम हमारे बिना क्या काट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वैसे ही अगर वो छीन लिया जाएगा तो क्या होगा, तो वही बताया जा रहा है। मानव अधिकार की एक अन्य विशेषता है इक्वालिटी, समानता, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर हमारा मानव अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। क्या है हमारा स्वतंत्रता, न्याय, समानता, ये सभी आपको लिखना है और क्या, और अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर देते हैं। यह अधिकार समाज में न्याय और शांति स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के कारण क्या होता है, शांति बना रहता है, शांतिपूर्ण होता है कि नहीं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इसको यहाँ पे आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, मानव अधिकार का वर्गीकरण उनके स्वरूप और कार्य के आधार पर किया जाता है। किसके, ये में तो उसके एक तो स्वरूप के और एक तो उसका वर्किंग कार्य पे, ठीक है, जिससे इन्हें बेहतर ढंग से समझा जा सके। यह वर्गीकरण यह स्पष्ट करता है कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार अधिकार आवश्यक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इससे हमें, इसका जब आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस जो आपका 7 फंडामेंटल राइट है उससे आपका जीवन नहीं चलेगा, आगे भी बहुत सारे क्या होता है, हमारा अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है ना। फिर देखिए, मानव अधिकारों को मुख्यतः नागरिक, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार तथा सामूहिक अधिकारों में विभाजित किया जाता है। तो देख लीजिए कौन कौन सा है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, और एक क्या है आपका सामूहिक अधिकार, ओके। यहाँ देखिए, नागरिक और सामाजिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा से संबंधित होता है। यहाँ पे देश का नागरिक होना या राजनीतिक अधिकार, ये सब क्या हमारा उसके सुरक्षा से ये है, ठीक है। इसमें जीवन का अधिकार,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मतदान का अधिकार शामिल है। इसमें हम वोट दे सकते हैं अपना मन पसंदीदा व्यक्ति को, ठीक है। अभिव्यक्ति करना मतलब अपनी बातों को हम रख सकते हैं, ठीक है, अपने जीवन को हम जी सकते हैं। यह अधिकार व्यक्ति को राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से बचाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। फिर है हमारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। ये क्या है भाई? तो ये जीवन के स्तर को सुधारने से संबंधित होते हैं। अब तो आपको जीवन मिले, आप ऐसे ही नहीं ना आप ये में बिता सकते हो, तो हम इसे क्या ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, क्या सुधारने में लगा हुआ है, ठीक है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अधिकार शामिल है, ठीक है। यह अधिकार समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सांस्कृतिक वाला है, सामाजिक वाला, तो ये क्या करता है भाई? हमें जागरूक करता है शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है। फिर सामाजिक अधिकार क्या है? तो पूरे समाज या समुदाय से संबंधित होते हैं। इनमें विकास का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार और शांति का अधिकार शामिल है। ये अधिकार वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, ठीक है। आप इसका निष्कर्ष देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। मानवाधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? तो इसके संरक्षण, इसके प्रोटेक्शन के लिए न्यायपालिका का क्या रोल है, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, भारतीय न्यायपालिका मानवाधिकारों के संरक्षण एवं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान की संरक्षक है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। सबसे पहला बात तो क्या है, ये संविधान का ही संरक्षक है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है? नागरिकों का करता है, ओके। न्यायपालिका का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार और अन्य संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य करें। न्यायपालिका का क्या है भाई? मुख्य इसका क्या रहता है कि हम देखें, उस पर हमेशा आंख बनाए रखें कि सरकार अपना ये संविधान के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं, जो और भी जो संस्थाएं वो काम कर रही है कि नहीं, कि अपना मनमानी कर रही है, ये सबको, इस सब पर क्या निगरानी रखना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, और किसी भी एक सिंगल व्यक्ति का, खाली वो नेता हो या बड़ा बिजनेसमैन हो या एक्टर हो या कोई सिंगर हो, उस पे नहीं, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी एक व्यक्ति पर भी ये लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके अधिकारों का क्या हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, कर रहा हो, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्याय की शरण ले सकता है। न्यायपालिका को अनुच्छेद 32 और 226 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। न्यायपालिका को किसके किसके? तो एक 32 और 226। अब इसमें क्या है भाई, देखते हैं हम लोग। जिनके माध्यम से वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अलावा न्यायपालिका ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति समाज के कमजोर वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए न्याय में याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। तो ये है इनका मुख्य, ये क्या है, 32 और 226 याद रखना है, ठीक है। 7 में देखिए, मानव अधिकार और आतंकवाद पर एक निबंध लिखिए। इसमें तो आप लोग पूरा एकदम बढ़िया से इंटरेस्ट होके लिखिएगा। तो देखिए, देखते हैं हम लोग। आतंकवाद वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या है भाई, जो सीधे आतंकवाद का नाम सुनते ही पाकिस्तान याद आ जाता है कि नहीं। समय की एक गंभीर समस्या है जो सीधे मानवाधिकारों को प्रभावित करती है। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य समाज में भय, असुरक्षा उत्पन्न करना होता है। उनका क्या होता है भाई कि हाँ, डरे हमसे लोग, है कि नहीं, और लोग इनसिक्योर फील करें, लोगों को बाहर निकलने से डर लगे, है कि नहीं। इसका मेन मोटो यही होता है। अभी एक आया था ना कि वो रेड का पॉइजन, ये दवाई के ये में रेड पॉइजन दे देता था, ताकि वो, उसका टारगेट था 15,000 लोगों को मारना, ठीक है, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो। आतंकवादी गतिविधियां निर्दोष लोगों को निशाना बनाती है, जिससे उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। यह समाज में अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा देता है।
सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कानून बनाती है, लेकिन कभी-कभी इन कानूनों का दुरुपयोग भी हो सकता है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आतंकवाद से लड़ते समय मानवाधिकारों का संतुलन बनाए रखना जाए। ठीक है, लड़ते वक्त भी क्या है कि हाँ भाई ध्यान रखना है, बैलेंस करके चलना है। 8 में हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन एवं कार्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो ऊपर में था हमारा, कब मनाया जाता है याद है ना, 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। सबसे पहला बात, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना और नागरिकों को न्याय प्रदान करना। जो उल्लंघन हो रहा है उसको रोकना और सबको क्या करना, नागरिकों को, हर एक व्यक्ति को न्याय प्रदान करना। एनएचआरसी की संरचना एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें न्यायिक और मानवाधिकार विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। यह आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को जांच करता है, सरकार को सिफारिशें देता है और समाज में जागरूकता फैलाता है। सबसे पहला बात तो आप लिखिएगा कि इसका कब गठन हुआ, तो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों में जागरूकता ये करना और अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच करना। ओके, ये एक व्यवस्था संस्था है। चलिए फिर आपका 9 में है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो मौलिक अधिकार के बारे में तो हमें सब पता है, हम सबको पता है कि कौन कौन सा है, तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, भाग 3 में। ओके, यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, हम कोई भी जो 6 अधिकार है मौलिक अधिकार, उसको सबको आप थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, जो हमारा 6 है उसको सबको मेंशन कर दीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो आप करके वैसे करके लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए कुछ एमसीक्यू अगर आपका कल भिड़ सकता है परसों, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, तो मानवाधिकार क्या है, तो मानवाधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, ये जन्मजात उनको मिल जाते हैं, हर एक व्यक्ति को, वो कोई भी वर्ग का हो। ठीक है, फिर देखिए आपका व्हेन वाज यूडीएचआर एडॉप्टेड, तो कब अपनाया था, 10 दिसंबर 1948 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ओके, चलिए फिर थर्ड में है, व्हेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट, तो कब होता है, 10 दिसंबर को। फिर है व्हेन वाज एनएचआरसी स्टेब्लिश, तो कब है, 12 अक्टूबर 1993। सेम क्वेश्चन है आपका, ये वाला लगता है ना, ऊपर वाला ही। फिर देखिए एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रहना चाहिए दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। 6 में है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो अभी हम लोग पढ़े कि किस में है, पार्ट 3 में है। ठीक है, और कितना से कितना में है, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ओके, 7 में है, राइट टू लाइफ इज गिवन इन विच आर्टिकल, तो क्या है हमारा, आर्टिकल 21 में। फिर है हमारा 8 में, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो राइट टू इक्वालिटी किस में, आर्टिकल 14 में है। फिर हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन विच पार्ट, तो ऊपर हम लोग पढ़े कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस में है, पार्ट 4 में है, भाग 4 में दिया हुआ है। ठीक है, और मौलिक अधिकार का किस में है, तो भाग 3 में है, जो कितना से कितना अनुच्छेद है, 12 से लेके 35 तक। फिर है हमारा व्हेन वाज CEDAW एडॉप्टेड, तो कब हुआ है एडॉप्ट, तो 1979 में। अब है CRC किससे रिलेटेड है भाई, तो ये बच्चा से रिलेटेड है। 12 में है, ICCPR का पूरा नाम क्या है, तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पे देखना है, तो क्या है, इंटरनेशनल कोवेंटेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट।
फिर है हमारा ICESCR का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट। फिर है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PIL, तो पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, ठीक है, लाइटिगेशन। चलिए, फिर है 15 में व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पास, तो कब हुआ? 1993 में। और किसके तहत पास हुआ? तो ह्यूमन राइट एक्ट के ये में, ठीक है। चलिए इतना है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाय गाइस।